Hello children, we say being an Indian, we feel proud। जब हम यह कहते हैं कि एक भारतीय होने के नाते हम गर्व महसूस करते हैं, यानी देश के नाम से ही हम गर्व महसूस करते हैं। तो आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि मनुष्य की एक जिज्ञासा होती है, वह अपने पूर्वजों के बारे में, जो बीते हुए घटनाएं हैं उनके बारे में जानना चाहता है और उन घटनाओं का विश्लेषण करके वह अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है और सुधार कर कॉन्टेम्परेरी टाइम का मतलब होता है समकालीन समय के अनुसार अपने आप को अग्रसर मतलब आगे बढ़ाना चाहता है। तो आगे बढ़ने के लिए हम पुराने घटनाओं से शिक्षा प्राप्त करते हैं, हम अपने आप में सुधार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भारत की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हम सब में नूतनता मतलब हमेशा नयापन लाती है। इसीलिए तो कहा गया है कि भारत की ये कहानी सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की ये अमर वाणी, ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित नई पुरानी भारत की ये कहानी। जब आप देख रहे हैं कि शुरुआत हो रहा है भारत की कहानी से और खत्म भी हो रहा है भारत की कहानी, यह कहानी कहां से शुरुआत, तो भारत की ये कहानी सदियों से भी पुरानी। जब सदी की शुरुआत हो रही थी तो हम लोग जानते थे कि इंसान आखेटक था। आखेटक के बाद फिर वह क्या हुआ, कृषि करना सीखा, जंगल में आग लगी, कच्चा अन्न जो खाता था, कच्चा मांस खाता, वो पका खाने लगा, फिर कृषि कर्म करने लगा और यहीं से लोगों ने परिवार बनाया। जब परिवार बना तो एक स्थान पर रहने लगे जहां जीवन के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है, जैसे पानी की व्यवस्था, नदियों के किनारे लोग रहने लगे, भोजन की व्यवस्था, जंगल वहां आसपास में होता था, फल मूल मिल जाता था, जीव जंतु मिल जाते थे। और इस प्रकार एक कबीला, कबीला मतलब होता है एक ही परिवेश में रहने वाले लोगों का समूह। तो कबीला का विकास हुआ। उस कबीला में जो सबसे उम्रदराज आदमी होता था उसको कबीले का मुखिया माना जाता था और उसके दिशा निर्देशन में ही कबीला विकसित होता था, क्योंकि उसके पास उम्र का अनुभव होता था। तो आर्य जाति जो थी, वीर जाति थी, अनार्य थे, वो भी वीर जाति थे, और भी बहुत से कबीलाओं का विकास हो रहा था। भारत भूभाग बहुत बड़ा था। तो आर्यों में जो था, सुदास का नाम हम सुनते हैं। सुदास का जो कबीला थी आर्यों की, वह बहुत विकसित और शक्तिशाली कबीला थी और उसमें उनके थे भरत। तो भरत बड़ा प्रतापी थे, जो इन कबीलाओं का, कबीलाई लोग जो थे इनको अपने नेतृत्व में आगे बढ़ा रहे थे। उनका चरित्र, उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि वह आगे ले जाने के लिए एक लीडरशिप यानी नेतृत्वकर्ता के जो गुण था उनमें सब था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पे, उन भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। ये तो वैदिक काल की बात हो गई। फिर जब हम आप त्रेता युग में आते हैं तो पता चलता है कि राम जी के जो भाई थे भरत जी, वो भी बड़े आचरणवान, शीलवान, भ्रातृ प्रेम से ओतप्रोत थे। और श्री रामचंद्र जी का जब वनवास हो गया तो वह जो है 14 साल तक श्री राम जी के आज्ञानुसार अयोध्या का राज को राम का राज मानकर संचालन किया। तो उनके नाम पर ऐसा कहा जाता है कि इस देश का नाम भारत पड़ा। द्वापर वाले कहे कि हम त्रेता से क्यों पीछे रहेंगे, तो कुरुवंश में भरत नाम के प्रतापी राजा थे, यानी दुष्यंत के पुत्र थे भरत, जिनकी घटना आप लोग किताबों में ही पढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके नाम पर, यानी दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर, वो चूंकि मेनका के पुत्र थे, जो पूर्व स्वर्ग की जो परी थी, विश्वामित्र से उनका शादी हुआ था, तो उनमें अलौकिक गुण थे, वो बड़े प्रतापी थे, वो सिंह का दांत भी थे, यानी वीरता का भाव था। राजाओं के चरित्र में देखिए, जड भरत जो थे वो भी वीर थे, कबीलाई वाले भरत थे वो भी वीर थे, राम के जो भाई थे वो भी वीर थे, और कुरुवंश के जो राजा थे दुष्यंत के पुत्र भरत, ये भी वीर थे। तो इनकी वीरता, इनके शौर्य, इनकी सोच जो है, ये सब भारत देश को जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तो आपका द्वापर का, कलयुग वाले कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी का विकास कर लिए हैं, हम इनसे क्यों पीछे रहते हैं। तो ये हर चीज को बौद्धिक के आधार पर बोलते हैं। जब हम बोलते हैं भारत, यहाँ पर लिखते हैं एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत। जब भारत की बात करते हैं तो भारत में जो शब्द है भा, भा का मतलब होता है प्रकाश, लाइट, और रथ मतलब लीन, भाग प्लस रथ, रथ मतलब क्या होता है, लीन। यानी हमारे ऋषि महर्षि तपस्या करके योग तपस्या में लीन रहते थे
और नई नई विचारों को खोजते थे, उसको कलेक्शन जिसको संहिता बोलते हैं लिखते थे, और वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक खजाना के रूप में तैयार करते हैं, ज्ञान जिसको बोल सकते हैं, यानी ज्ञान में जो रत हो वह क्या है, भारत। तो एक भारत नाम के प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे जब प्राचीन भारत के स्रोत को हम जानना चाहते हैं, तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए हमें 3 स्रोतों की जरूरत पड़ती है। साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक शास्त्र में आता है वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण। वेद का मतलब होता है ज्ञान, जो हमें ज्ञान दे वो क्या है, वेद। कैसा ज्ञान, जीवन जीने की कला। अब वेद हम सब जानते हैं कि वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना गया है, जो ईसवी सन का शुरुआत नहीं हुआ, उससे 1500 से लेकर 1000 वर्ष पूर्व तक इस वेद का जो है संकलन किया गया। संकलन मतलब होता है संहिता, कलेक्शन, टू कलेक्ट। इसमें ऋग्वेद में आर्यों के जीवन के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है, और उस समय जो भी लिखा गया है श्लोक के रूप में, जिसको ऋचा बोलते हैं, श्लोक के रूप में लिखा गया है। वेद के भी उपवेद होते थे। ऋग्वेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और इसके प्रवर्तक, इसके रचनाकार जो है ब्रह्मा जी है, ऐसा माना गया है, ऐसा लिखा गया है। साम का मतलब होता है जिसमें संगीत हो, नृत्य गीत और संगीत का विकास हो, क्योंकि मानव तो जाहिल था, फिर वीर हुआ, वीर हो गया तो भी उसके मन को शांति नहीं मिली, तो संगीत विकसित हुआ पक्षियों के माध्यम से, गान के माध्यम से। साम वेद में संगीत, जिसको हम, इसका उपवेद होता है गंधर्व वेद, इसके प्रवर्तक है नारद। नारद हमेशा बीड़ा लिए रहते हैं और वो संगीत के प्रतिनिधित्व करते हैं, नारद। तीसरा वेद है जिसको अजुर्वेद कहते हैं। इसमें राजा का शासन स्थापित हो गया था, और एक राजा दूसरे राजाओं पर प्रभुत्व स्थापित करने के युद्ध कला बहुत जरूरी था। और ये युद्ध कला उस समय का ज्ञान जो दिया जाता है गुरुओं के माध्यम से, ऋषि महर्षि देते थे। जैसे राम के पूर्वजों को जो भी कला सिखाया गया, युद्ध कला सिखाया गया, नीति सिखाया गया, उसमें वशिष्ठ का महत्वपूर्ण स्थान है। वैसा ही अनार्यों के लिए विश्वामित्र ने बहुत प्रयास किया और उनको युद्ध कला सिखाई। अथर्ववेद में भवन निर्माण कला का विकास हुआ, जिसको इस समय हम इंजीनियरिंग के रूप में जानते हैं, और शिल्प वेद के प्रवर्तक हैं विश्वकर्मा। आगे इस प्रकार इन वेदों का, उपवेदों का और इनके प्रवर्तक का ये हुआ। फिर आगे चलकर जब हम 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत में रेलवे का विस्तार कर रहे थे, तो जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान और भारत की जो सीमाई इलाका है, उस समय रेलवे लाइन बिछा रहे थे, और बड़े पैमाने पर बड़ा बड़ा ईंट मिले। जब उनको कार्बन 14 की पद्धति, वह यंत्र होता है जिससे हम किसी भी प्राचीन वस्तुओं का जीवन काल निर्धारित करते हैं कि ये वस्तु कितनी पुरानी है, पता चला कि ये ईंट ऐसे वैसे ईंट नहीं है, ये तो बहुत प्राचीन ईंट है। और कंधार, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से और भारत के गुजरात तक का जब खुदाई हुई, तो पुरातत्व विवरण से यह पता चला कि ईसवी सन के शुरू होने से 2900 से लेकर 2600 ईसा वर्ष पूर्व तक एक सभ्यता थी, जिसको हड़प्पा की सभ्यता या सैंधव सभ्यता के नाम से जानते हैं। वह जो है विकसित थी, काफी विकसित थी, अच्छे अच्छे महल थे, नालियां थी, सड़कें था, एक मनुष्य को व्यवस्थित जीवन की जो चीज चाहिए वो सभ्यता विकसित था। फिर बात आती है कि वो सभ्यता इतनी विकसित था तो हुआ क्या। तो ऐसा विवरण से पता चलता है कि लोगों का जीवन इतना विकसित हो गया कि लोग बहुत आगे बढ़ने के लिए, जैसे हम एक पशु पालते हैं तो सोचते हैं कि हमारा एक पशु की पावर है, हम 10 पशु पालेंगे तो हमारा 10 पशु पावर। तो ज्यादा पैमाने पर लोगों ने जानवरों को पाला, और जानवरों को पालने से जो चारागाह की भूमि थी वह नष्ट हो गई, वीरान हो गई, नदियों के पानी सूख गए और वो सभ्यता नष्ट हो गई, ऐसा विवरण से ज्ञात होता है। उसके बाद जनपद और महाजनपद का स्थापना हुई। ये जनपद कैसे बने, कबीला था, कबीला जब बड़ा बना तो उसमें शक्ति का कहा गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो मुखिया से अब राजा में परिवर्तन हुआ। कबीला का जो सबसे पावरफुल आदमी होता था, समझदार आदमी होता था, वो अपने आप को राजन यानी राजा के रूप में शो करना, और एक भौगोलिक क्षेत्र में जो विकास किया तो उसको उस समय बोला गया जनपद। जन मतलब लोगों का समूह, और एक भौगोलिक क्षेत्र में जो रहा जनपद। जनपद जब अपना विस्तार किया तो महाजनपद का रूप लिया, और इस प्रकार इतिहास आगे बढ़ा। अब ये आगे बढ़ा, फिर हम सोचते हैं कि हम जो तैयारी कर रहे हैं, हम तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इससे क्या फायदा। तो आप जब पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बनते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे उस समय के राजा अपने राज्य का संचालन करते थे,
तो उनको भी सर्वगुण संपन्न होना जरूरी था। और इसके लिए राज मतलब क्या था? रहस्य। वो हर रहस्यों के बारे में जानते थे। वैसे ही आप ऑफिसर बनेंगे तो आपको भी पुलिस का इनपुट मिलेगा, जो नेता होते हैं इनसे इनपुट लेना पड़ेगा, जो सामाजिक असामाजिक लोग हैं उनके बारे में तालमेल बैठाकर, और आप अपने जिले का, जैसे आप कलेक्टर बन गए तो आप अपने जिले का विकास कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जो रोड मैप प्लानिंग बनाएंगे, तो इसके लिए पहले के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो विकास की जो प्रक्रिया है, जैसे हमें छत पे जाना है तो हम डायरेक्ट छत पे नहीं जाते हैं, सीढ़ी बाई सीढ़ी जाते हैं। तो इतिहास हमें क्या करता है, बीते हुए कालखंड से लेकर वर्तमान कालखंड को सीढ़ियों मतलब ज्ञान के माध्यम से, जो उनकी घटनाएं घटित हुई उनके माध्यम से जोड़ता है। उनसे हम शिक्षा लेते हैं, फिर अपने वर्तमान को सुधारते हैं और भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं। नई नई योजनाएं बनाते रहेंगे, अपने साहित्य को आगे बढ़ाते रहेंगे और इस क्लास को ही ऐसे ही जारी रखेंगे। इन्हीं सकारात्मक सोच के साथ हम सकारात्मक रहेंगे और नवीन विचारों से हमेशा जुड़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और अगले दिन अगले क्लास की शुरुआत करेंगे।